हो गया लाइव, ऐसे दिख तो रहा है इसमें। नीचे आ जाना 1 मिनट क्लास में। हेलो 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 हेलो। माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो। आवाज बहुत कम आ रहा है अतुल। और आईपैड कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? दिख रहा नहीं है ना सामने? अच्छा, इधर जगह इधर नहीं है। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज क्लियर ही नहीं है यार, कंफर्म कर कर उसमें। हेलो हेलो। हाँ, शोर लगा देना फटाफट, जल्दी से जल्दी से। हेलो 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 हेलो। हेलो। हेलो 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 हेलो। नहीं, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा तेरे को मास्टर। हेलो हेलो हेलो, एम्पलीफायर से। हेलो हेलो। माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो। हाँ ठीक है। हेलो 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 हेलो। ठीक लग रहा है? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल टू यू? देन विल गेट स्टार्टेड। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कैसा था नमन? ये ना बस नाम हम सेव करके रखा। Okay. Good morning, everyone. Sorry, we're starting late by 7-8 minutes. I think yesterday we started with the revision of our company audit chapter, right? हमने सेक्शन 139 को डिस्कस करना शुरू किया था एंड आई थिंक फ्रॉम 139 वी डिस्कस्ड फ्यू सबसेक्शंस। सबसे पहला था सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर एनी अदर कंपनी, दैट इज 139 सबसेक्शन 1। उसके बाद हम गए सब्सिक्वेंट ऑडिटर फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी, दैट इज 139 सबसेक्शन 5। फिर हमने फर्स्ट ऑडिटर वाला पार्ट डिस्कस किया, दैट इज फर्स्ट ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनी एंड फर्स्ट ऑडिटर फॉर एनी अदर कंपनी, दैट वाज 139 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7। फिर हमने आई थिंक लास्ट कैजुअल वैकेंसी वाला पार्ट डिस्कस किया था कि भाई कैजुअल वैकेंसी होने के लिए देयर शुड बी अ वैलिड अपॉइंटमेंट। एंड सर, जिस भी ऑडिटर को आपने बराबर तरीके से अपॉइंट कर लिया है, किसी भी रीजन की वजह से वो पर्सन कंटिन्यू नहीं कर पाता है, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हो सकता है, डेथ की वजह से हो सकता है, रेजिग्नेशन की वजह से हो सकता है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन द अपॉइंटेड ऑडिटर is not able to complete his tenure. Can I say the vacancy will be called as casual vacancy? In case of a government company, casual vacancy fill करने का पावर किसके पास में जाएगा? CAG के पास में। विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। एंड अगर CAG फेल होता है तो पावर जाएगा किसके पास? बोर्ड के पास में, नेक्स्ट 30 डेज। याद रखना, इन केस ऑफ कैजुअल वेकेंसी। इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी, डायरेक्टली पावर किसके पास जाएगा? बोर्ड के पास में, विद इन 30 डेज। बट देर इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन, if there is a resignation by the auditor, remember it should be approved by the members in the general meeting. So actually में interpretation ये है, resignation से 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड रेकमेंड करेगा, वहां से 3 महीने के अंदर एक जनरल मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा जहां पर हमको कंसेंट या अप्रूवल लेना पड़ेगा मेंबर्स का, एंड देन ओनली कैजुअल वैकेंसी विल बी फिल्ड। क्या आपको 139 सबसेक्शन 8 का अंडरस्टैंडिंग बराबर है? कैन वी प्रोसीड?
लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, 139 सबसेक्शन 9। अब हम बात करेंगे रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर के बारे में। अपने मॉड्यूल्स में है ये पेज नंबर 10.6, 139 सबसेक्शन 9, दैट इज रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। क्या बोलता है ये? सर, अगर एक ऑडिटर का 5 साल का या 10 साल का टेन्योर खत्म हो गया है, मतलब सर जिस भी पीरियड के लिए आपने ऑडिटर को अपॉइंट किया था, नॉर्मली आजकल अपॉइंटमेंट होता है 1 टर्म ऑफ 5 इयर्स के लिए। इफ द टेन्योर ऑफ 1 टर्म ऑफ 5 इयर्स इज ओवर, द ऑडिटर इज टर्म्ड एज रिटायरिंग ऑडिटर। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या ये रिटायरिंग ऑडिटर को आप रीअपॉइंट कर सकते हो? सर इसके लिए कुछ कंडीशंस लिख के दिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है, ओनली इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तो हम टेक्निकली एक रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हैं। सर क्या क्या कंडीशंस है? सबसे पहले, रिटायरिंग ऑडिटर शुड बी विलिंग टू कंटिन्यू। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए उसने कोई एक राइटिंग में नोटिस लिख करके दिया है दैट रिटायरिंग ऑडिटर इज नॉट विलिंग टू बी रीअपॉइंटेड। अगर वो खुद ही कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन वाला बात ही नहीं है। मतलब सर विलिंगनेस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो अभी तक डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है ना कि 141 वाला कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया, उसकी वजह से वो अब एलिजिबल ही नहीं होगा कंटिन्यू करने के लिए। तो सर नंबर 1, वो विलिंग है टू कंटिन्यू, वो अभी तक डिस्क्वालिफाइड नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, देयर इज सेक्शन 115। क्या है क्या वर्ड सेक्शन 115? इट टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल नोटिस। It talks about the concept of special notice. Normally special notice देने का पावर दिया है मेंबर्स को, कि मेंबर्स कंपनी के अंदर आने वाले जनरल मीटिंग में अगर कुछ मैटर्स को डिस्कस करवाना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। नॉर्मली ये स्पेशल नोटिस का पर्पस क्या होता है? अगर मैं एग्जिस्टिंग ऑडिटर को हटा करके उसके जगह किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहता हूं, या मैं एक डायरेक्टर को रिमूव करके नए डायरेक्टर को अपॉइंट करवाना चाहता हूं, नॉर्मली इन पर्पसेस के लिए स्पेशल नोटिस दिया जा सकता है। मेंबर्स विल गिव दिस नोटिस टू द कंपनी। मेंबर्स विल गिव दिस नोटिस टू द कंपनी कि आने वाले एजीएम के अंदर, जनरल मीटिंग के अंदर इन मैटर्स को डिस्कस किया जाए। तो ये पॉइंट क्या बोलता है? अगर मैं बोलता हूं कोई कंपनी में स्पेशल नोटिस आया होगा, बट सर इस जनरल मीटिंग में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। मे बी स्पेशल नोटिस आया होगा बट क्या पास नहीं हुआ है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। ईदर अपॉइंटिंग समवन एल्स एज द ऑडिटर और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली कि रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए। मतलब सर दो चीजें हैं, या तो आप एग्जिस्टिंग ऑडिटर की जगह किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं, इसके लिए स्पेशल नोटिस आया होगा जिसके ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, तो भाई रिटायरिंग ऑडिटर का रिमूवल हो जाएगा, वो एलिजिबल नहीं रहेगा, कंटिन्यू नहीं कर सकता है। या सर स्पेशल नोटिस आया होगा कि भाई इसकी जगह किसको अपॉइंट करना है वो बोर्ड डिसाइड कर लेगा, बट ये एग्जिस्टिंग जो ऑडिटर है उसने कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, हम इसके ऊपर स्पेशल नोटिस बना के दे रहे हैं। अगर इस पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया तो एक तरीके से एग्जिस्टिंग ऑडिटर का क्या हो जाएगा? रिमूवल हो जाएगा। इट विल बी अ रिमूवल थ्रू स्पेशल नोटिस। और अगर रिमूवल हो गया दैट मींस वो एलिजिबल नहीं रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ रीअपॉइंटमेंट। तो रिमेंबर, रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कुछ कंडीशंस दी है। नंबर 1, वो अभी तक विलिंग टू कंटिन्यू होना चाहिए, अभी डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, एंड सर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए। Either appointing someone else as the auditor or providing expressly कि भाई ये बंदा कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया तो सर एक तरीके से ये रिटायरिंग ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। ढंग से पढ़िएगा मेरे साथ में, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। देखो, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, a retiring auditor may be reappointed at an AGM if he is not disqualified for reappointment, या उसने कोई भी ऐसा नोटिस नहीं दिया है कंपनी को एक्सप्रेसिंग हिज अनविलिंगनेस फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब वो विलिंग भी है। एंड थर्ड पॉइंट ढंग से देखना, a special resolution has not been passed। हो सकता है स्पेशल नोटिस आ गया होगा बट अभी तक एजीएम के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, या तो किसी और को अपॉइंट करने के लिए या ये एक्सप्रेस करने के लिए कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर को आप रीअपॉइंट मत कीजिएगा। रिमेंबर, अगर स्पेशल नोटिस आएगा वो भी सफिशिएंट नहीं होता है, उसके बाद में एजीएम में स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास होना चाहिए। ओके, इसके जगह किसी और ऑडिटर को अपॉइंट किया जाए या एग्जिस्टिंग वाले को रीअपॉइंट ना किया जाए। अगर ऐसा
हो गया तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। लैंग्वेज ना ऑपोजिट लिखा है, अभी तक डिस्क्वालिफाइड नहीं है, अभी तक विलिंग टू कंटिन्यू है, मतलब अभी तक अनविलिंगनेस एक्सप्रेस नहीं किया है, अभी तक स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। आपसे एक्सपेक्टेशन है आप भी एग्जाम में इसी तरीके का लैंग्वेज यूज करें। इस क्वेश्चन के अंदर आईसीआई हैज बीन वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। इवन इन अ फाइनल लेवल एक क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा है, सजेस्टेड आंसर के अंदर जब बाद में उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी है तो बोला आप ऐसा मत लिखिए ही इज क्वालिफाइड, that is not appropriate. आपने लिखना चाहिए he is not disqualified, he is still not given a notice expressing his unwillingness to continue. लैंग्वेज ऐसा ही होना चाहिए। लॉ को आप एकदम बीकॉम लैंग्वेज मत बनाइए, ऐसा उनका लॉजिक है। बात समझ में आया क्या? 1 मिनट स्पेंड करो, तीनों पॉइंट को वापस से पढ़ो। आर यू कंफर्टेबल विद दीज 3 पॉइंट्स? समझा? 139 सबसेक्शन 9। अब ना यहां पर एक सबसेक्शन है, सबसेक्शन नंबर 10, विच इज अ जोक। आई डोंट थिंक इट इज रेलेवेंट एट ऑल, बट स्टिल रेफरेंस के लिए दिया है, पढ़ लीजिए, नहीं चाहिए नोट देखिए। 139 subsection 10, where at any AGM no auditor is appointed or reappointed, the existing auditor shall continue to be auditor of the company. ये क्या बोलता है? अगर किसी एजीएम में ना तो किसी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ है ना एग्जिस्टिंग वाले का रीअपॉइंटमेंट हुआ है, तो हम अज्यूम करेंगे एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू करेगा। यूजलेस है। एक एजीएम के अंदर अगर अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट का जरूरत होगा, देखो वैसे तो 5 साल तक तो एक टर्म के लिए अगर अपॉइंट कर लिया तो हर एजीएम में, याद है एक जमाने में ओरिजिनली रैटिफिकेशन लगता था कि आपको हर सब्सिक्वेंट एजीएम में वापस से कंसेंट लगता था मेंबर्स का। अब वो रैटिफिकेशन चाहिए नहीं, क्लियर सर्कुलर आ गया, वो रेटिफिकेशन कंडीशन को हटा दिया है। समझ रहे हो मेरा बात? तो यहां पर अब क्लियर है सर कि भाई सिंपल चीज है, आपने एक बार अपॉइंटमेंट किया, 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट हो गया, 6th एजीएम में या तो ये बंदा रीअपॉइंट होगा या कोई नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा। तो यार ये इट्स इलॉजिकल टू से कि उस एजीएम में किसी को अपॉइंट रीअपॉइंट नहीं किया तो एग्जिस्टिंग बंदा कंटिन्यू कर लेगा। ये एकदम यूजलेस पॉइंट है। 139(10) में पहले था ये रेलेवेंट, क्योंकि तब ना रैटिफिकेशन की कंडीशन थी, अब वो कंडीशन नहीं है। दिस सबसेक्शन इज एब्सोल्युटली यूजलेस, हैज नो लॉजिक एट ऑल। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? एग्जाम में एक बढ़िया एमसीक्यू आ सकता है, अगर कैजुअल वेकेंसी होता है। क्या होता है? कैजुअल वेकेंसी। 139 सबसेक्शन 8 याद है क्या? इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी, इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी ऑडिट कमिटी एप्लीकेबल है। तो मुझे बताओ, बोर्ड अपॉइंट करने से पहले ऑडिट कमिटी का रिकमेंडेशन कंसिडर करना चाहिए या कमिटी की रिकमेंडेशन को कंसिडर करने का जरूरत नहीं है? 139(8) कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी अगर होता है तो सर कैजुअल वैकेंसी में आपने कैजुअल वैकेंसी फिल करने का पावर किसको दिया है? बोर्ड को दिया है। तो क्या बोर्ड ने ऑडिट कमिटी का रिकमेंडेशन कंपल्सरी कंसीडर करना चाहिए कैजुअल वैकेंसी में भी, या डायरेक्टली बोर्ड को ही पावर दिया है कैजुअल वैकेंसी फिल करने का, तो रिकमेंडेशन सुनने का कोई जरूरत नहीं है? देखो आप 138 पे आओ ना, आपने देखो क्लियरली देखा था, इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी हु शैल फिल द कैजुअल वैकेंसी, इट शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड विद इन हाउ मेनी डेज? 30 डेज। क्लियर बोला कि नहीं बोला है? तो यहां पर ऑडिट कमिटी का रिकमेंडेशन का कॉन्सेप्ट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, आना चाहिए। एक अलग सबसेक्शन है जहां पर इस चीज के बारे में डिस्कशन हुआ है, वो है 139 सबसेक्शन 11। क्या है? 139 सबसेक्शन 11 एक स्पेसिफिक सबसेक्शन है जहां पे क्लियरली इसके बारे में हाईलाइट किया है। मॉड्यूल्स में आ जाइए, इट्स ऑन पेज नंबर, योर मॉड्यूल्स, इट्स ऑन पेज नंबर 10.11। 10.11 लास्ट में आपको एक रिकमेंडेशन मिलेगा नोट के फॉर्म में। 139 सबसेक्शन 11 10.11 पे एक पॉइंट मिलेगा, where a company is required to constitute an audit committee under 177. Important line है, all appointments
including filling of a casual vacancy shall be made after considering the recommendation of audit committee. Remember, बिना audit committee के recommendation के casual vacancy भी fill नहीं हो सकता है. अगर audit committee applicable है तो power किसके पास में है? audit committee के पास में ही है. पहले क्या करने का? recommend करने का. हाँ, casual vacancy fill board कर सकता है, remember, but recommendation किसका consider करना पड़ेगा? originally sir ऑडिट कमेटी का. चाहे कैजुअल वैकेंसी हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता है. रिमेंबर, दिस सिचुएशन कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड. बात समझ में आया क्या? एक अलग सबसेक्शन है 139 सबसेक्शन 11. आज तक नॉर्मली नहीं पूछा जाता ये क्वेश्चन, बट एक डेंजरस क्वेश्चन है जो आ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में या करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में. क्या आपको ये 139 सबसेक्शन 11 समझ में आया क्या? टेक्निकली रोटेशन छोड़ के सब पढ़ा दिया मैंने आपको. एक बार अगर आप सोचोगे शांति से, subsequent auditor for any other company, government company हो गया. फर्स्ट ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनी, एनी अदर कंपनी हो गया. रिटायरिंग ऑडिटर क्या होता है? कब रीअपॉइंट हो सकता है? पढ़ा दिया. फिर सर, अगर किसी एजीएम में अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट ही ना हो तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू करेगा. सबसेक्शन 10 भी आपको बता दिया मैंने. कैजुअल वैकेंसी 138 भी पढ़ा दिया आपको. मतलब एवरीथिंग इज डिस्कस्ड एक्सेप्ट फॉर रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर. दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 139. कैन वी गो टू रोटेशन? शुरुआत करें रोटेशन को, एंड देन आवर सेक्शन 139, द मोस्ट डिटेल्ड सेक्शन विल बी ओवर. लेट्स गो टू 139 सबसेक्शन 2. ऑनलाइन पब्लिक, आर यू एबल टू प्रोसेस व्हाट आई एम टॉकिंग? इट्स ऑन पेज नंबर 10.6. ओके, अब रोटेशन के बारे में थोड़ा बात सुनिए एक बार के लिए शांति से. 5 से 7 मिनट अगर आप मेरे ढंग से सुनेंगे, आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा. फिर क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्या आंसर लिखना पड़ेगा, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दिस. कंपनीज एक्ट 2013 में एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया गया कि पहली बार इंडिया के कंपनीज एक्ट में एक ऑडिटर के रिगार्डिंग कंडीशन लाई गई, दैट इज रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर. दैट सर, हम चाहते थे ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया जाए. किसको सपोर्ट किया जाए? इंडिपेंडेंस को. क्योंकि ऐसा बहुत कॉमनली हो गया था दैट यू नो सर्टेन कंपनीज के लिए कुछ ऑडिट फर्म्स लास्ट 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से ऑडिट कर रहा है. ऑब्वियसली यार, अगर आप इतने टाइम से एक सेम कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, थोड़ा सा फेमिलैरिटी थ्रेट आ सकता है, थोड़ा सा आपका यू नो बायसनेस आ सकता है. हम चाहते थे ये इंडिपेंडेंस की जो थ्रेट्स हैं इन्हें कंट्रोल किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए. इसलिए पहली बार एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर. पहली चीज, ये रोटेशन सारे कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो जब मैं कोई क्वेश्चन देखता हूं, वह रोटेशन रिलेटेड कंडीशन आती है, पहला दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या इस कंपनी को रोटेशन एप्लीकेबल है? ये या तो उन्होंने लिख के दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, या क्वेश्चन के अंदर कुछ कंडीशंस दी होंगी जिसे ढूंढना पड़ेगा कि रोटेशन एप्लीकेबल है या नहीं है. पहला स्टेप, इज रोटेशन एप्लीकेबल? तो सर, कब कब एप्लीकेबल होता है, किस किस को एप्लीकेबल होता है, डिस्कस करेंगे 2 मिनट के अंदर. अगर एप्लीकेबल हो गया तो मैं ये देखूंगा ऑडिटर कौन है. ऑडिटर एक इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एक फर्म है. फर्म कैन बी एलएलपी ऑल्सो. रिमेंबर, इंडिविजुअल को दिया है 1 टर्म ऑफ 5 years और एक फर्म को दिया है 2 टर्म ऑफ 5 years ईच, दैट मीन्स 10 years. मतलब इंडिविजुअल को 5 साल का टेन्योर दिया है और फर्म को 10 साल का टेन्योर दिया है. इतना बात तो आपको मालूम है आइडियली. अच्छा, सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, उसके बाद में कौन ऑडिटर है, फिर तीसरा बात, ये रोटेशन कब से एप्लीकेबल हुआ, उसके बाद में मैं डिसाइड करूंगा यहां पर कंपनी को नया ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कंपनी ने गलती किया है, नहीं किया, वो सिचुएशन बात का बात है. पहले 3 क्वेश्चन दिमाग में, इज रोटेशन एप्लीकेबल, हु इज द ऑडिटर इन चार्ज, इंडिविजुअल है या फर्म है, एंड तीसरा चीज, कब से रोटेशन अप्लाई हुआ, मुझे कितने साल काउंट करने, कितने साल काउंट नहीं करने, ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. हालांकि ऑनेस्टली इंटरमीडिएट लेवल पे ICAI has been very kind. They've asked very straightforward questions. Although it's a very dangerous area, जहां पर मजेदार questions पूछे जा सकते हैं, but ICAI ने कभी भी intermediate level पे परेशान करने का try नहीं किया है. Not just intermediate, even at a final level, I think rotation पे ऐसा कोई question नहीं देखा है मैंने कि बच्चे को बहुत ही परेशान कर दे. मतलब परेशान करने वाला क्या हो सकता है? रोटेशन एप्लीकेबल हो गया, नया ऑडिटर कैसे अपॉइंट करोगे, प्रोसीजर लिखो. प्रोसीजर पूछा, बच्चा अपने आप ऐसे परेशान हो जाता है क्योंकि उसको समझता है प्रोसीजर तो मेरे को पढ़ना ही नहीं था. लोग पढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन, लोग पढ़ते हैं एक 1 टर्म 2 टर्म, बस वहीं रुक जाते हैं. प्रोसीजर नहीं पढ़ते हैं. प्रोसीजर पे ICAI ने क्वेश्चन पूछा है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, सुनोगे आप 5 मिनट में समझ में आ जाएगा. ओके,
लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन. रोटेशन किस किस के लिए एप्लीकेबल है? सर ऑब्वियसली बिना दिमाग लगाए लिस्टेड कंपनी के तो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल ही होता है. तो जब भी हम एप्लीकेबिलिटी का बात करते हैं, हम ना हमारे दिमाग में कंपनीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइवेट पब्लिक. पब्लिक में दो, कौन कौन सा? लिस्टेड, अनलिस्टेड. मतलब अपने दिमाग में क्लैरिटी रखो हमेशा, जब भी ऐसा बाइफर्केशन रहेगा ना, सिंपल है, कोई भी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो, आप दिमाग में दो पार्ट में डिवाइड करो उसको. प्राइवेट, पब्लिक. पब्लिक में दो हो गया आपके लिए कौन सा? लिस्टेड एंड अनलिस्टेड. कहना इसे लिस्टेड के लिए तो कंपलसरी एप्लीकेबल है, बात ही खत्म, दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है. अनलिस्टेड के लिए इन्होंने कुछ लिमिट्स दिया है, प्राइवेट के लिए उन्होंने क्या दिया है? कुछ लिमिट्स दिया है. पहला सबसे लॉजिकल जो लिमिट है वो है शेयर कैपिटल का. कौन सा लिमिट दिया है? शेयर कैपिटल का. इसमें चेंजेस हैं, मतलब काफी टाइम पहले आ चुके हैं, अब तो ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन हो चुका है. मेरे लिए लिमिट्स है 10 करोड़ एंड 50 करोड़ का. देखो, ऑल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर. और ये ना अपने आप में सफिशिएंट कंडीशन है. अगर आपका एज अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, रोटेशन एप्लीकेबल है, बात खत्म, दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है. एकमात्र कंडीशन सफिशिएंट है ये कंक्लूड करने के लिए कि रोटेशन एप्लीकेबल है या नहीं है. फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने ये लिमिट 20 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया है? 50 करोड़ कर दिया है. एक जमाने में 20 करोड़ हुआ करता था, लॉट ऑफ इयर्स बैक. नाउ द लिमिट इज 50 करोड़. कौन सा लिमिट है ये? पेड अप शेयर कैपिटल का. अगर शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है या 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, सर इट इज क्लियरली विजिबल. प्राइवेट कंपनी को वो अप्लाई नहीं करना चाहता है कि अगर आप देखो प्राइवेट कंपनी में 50 करोड़ के ऊपर का शेयर कैपिटल होना मतलब अपने आप में एंटिटी हैज टू बी वेरी बिग. क्योंकि अगर मैं डेट इक्विटी 2:1 चले जाऊं, मतलब मेरे पास डेट कंपोनेंट 101 करोड़ का रहेगा, समझ रहे हो? उसका रीपेमेंट करने के लिए 10% इंटरेस्ट अगर पे करने का, तो 10 करोड़ तो मेरे को ईयरली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. उसके लिए एवरेज मेरे को एक कम से कम 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे काम करना पड़ेगा. ऐसा धंधे में नॉर्मल होता है, कोई बात नहीं, अभी के लिए पॉइंट समझिए. मतलब इन सिंपल टर्म्स प्राइवेट लिमिटेड वो कवर ही नहीं करना चाहता है. वो क्लियरली विजिबल है. फोकस किधर है पूरा का पूरा? पब्लिक कंपनीज में. पब्लिक में लिस्टेड के लिए क्या है? कंपलसरी है. अनलिस्टेड के लिए पहला कंडीशन क्या? छोटा सा है. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए 10 करोड़ का अमाउंट छोटा है. मतलब ऑलमोस्ट एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 100% कवर हो ही जाएगा रोटेशन के अंदर बिकॉज ऑफ द शेयर कैपिटल लिमिट. पर इन्होंने कंडीशन बोली है जहां पर एमसीक्यू आ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है. अगर आपका शेयर कैपिटल का जो लिमिट है 10 करोड़ का, 50 करोड़ का, ये क्रॉस नहीं होता है, मतलब योर शेयर कैपिटल इज विद इन दीज लिमिट्स, बट आपका जो बोरोइंग्स है वो 50 करोड़ के ऊपर चले गया. किसके ऊपर चले गया? 50 करोड़. नीचे देखो, इफ ऑल द कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल बिलो द अबव मेंशन्ड लिमिट्स, जो आपके 10 करोड़ और 50 करोड़ की लिमिट्स है उसके अंदर ही हो, बट आपका जो पब्लिक बोरोइंग है दैट हैज बीन रीचिंग 50 करोड़ और मोर. मतलब सुनो ये क्या बोल रहा है, आपका पेड अप शेयर कैपिटल अनलिस्टेड कंपनी में 10 करोड़ के अंदर है, लेट्स से 7-8 करोड़ के आसपास है, पर तुम्हारा टोटल बोरोइंग 50 करोड़. डेट इक्विटी की हालत ही खराब हो गई है. Are you understanding my point? मतलब ये सर यहाँ पर रिस्क किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? द पीपल हु हैव पुट मनी और हु हैव गिवन मनी टू यू, योर लेंडर्स आर फीलिंग मोर रिस्की. उनके हिसाब से रोटेशन अप्लाई किया है. रिमेंबर, सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं देखना है, शेयर कैपिटल 10 या उसके ऊपर, 50 या उसके ऊपर एप्लीकेबल. अगर ये लिमिट क्रॉस नहीं होता है तो मुझे सेकंड लिमिट पे आना है, जो क्या है? टोटल बोरोइंग्स इंक्लूडिंग माय पब्लिक डिपॉजिट्स, जो 50 सीआर या उसके ऊपर है क्या? अगर हां तो सर आपके लिए रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा. प्लीज समझिए, सबसे पहले देखना जरूरी है रोटेशन एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल है, बाकी का बात सब कुछ बाद में. फर्स्ट स्टेप हमेशा, जो भी क्वेश्चन अगर मैं देखूंगा वो मेरे को परेशान करेगा. 5 साल हो गया फिर भी ऑडिटर कंटिन्यू कर रहा है, 10 साल हो गया फिर भी ऑडिटर कंटिन्यू कर रहा है. आंसर देने से पहले क्या इस कंपनी को रोटेशन एप्लीकेबल है? अगर हां तो मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा. क्या रोटेशन में नंबर 1 दिमाग में क्या आना चाहिए? एप्लीकेबिलिटी. जहां भी आपके पास जगह है 132 के बाजू में 3 पॉइंट लिखवा रहा हूं, वो लिख लीजिए. मैं आपको एप्लीकेबिलिटी क्या है वो नहीं लिखवाऊंगा, बट दिमाग में 3 चीज को हमेशा रखना है ताकि आप गलती ना करो. जब भी रोटेशन का क्वेश्चन आएगा, नंबर 1 एप्लीकेबिलिटी देखोगे आप. नंबर 1 क्या देखोगे आप? एप्लीकेबिलिटी. नंबर 2, हु इज द ऑडिटर इन चार्ज, मतलब इंडिविजुअल है या फर्म है? हु इज द ऑडिटर इन चार्ज? इंडिविजुअल है या फर्म है वो देखना पड़ेगा. एंड नंबर 3, applicability of rotation provisions. Applicability of rotation provisions.
कब से ये एप्लीकेबल होते हैं वो डेट या पीरियड आपको पता होना चाहिए. एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन प्रोविजंस. अब सुनो, जब ये रोटेशन कॉन्सेप्ट लाया तो उन्होंने क्या बोला, डे वन पे ये सबको डायरेक्टली नहीं बोल सकते आज से अप्लाई कर लो. उन्होंने एक ट्रांजिशनल प्रोविजन दिया. आपको पता है कितने साल का? 3 years का ट्रांजिशनल प्रोविजन दिया. उन्होंने बोला फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, 3 साल के अंदर अंदर इन प्रोविजंस को कंप्लाई करना शुरू कीजिए. एक्ट कमेंस हुआ था 1 अप्रैल 14 को, वहां से उन्होंने 3 साल का पीरियड दिया, मतलब 15, 16, 17, 31 मार्च 17 तक का ट्रांजिशनल पीरियड था. 1 अप्रैल 17 से आपको ये प्रोविजंस कंप्लाई करने पड़ेंगे अगर 139(2) आपके लिए एप्लीकेबल है. ऑब्वियसली अगर एप्लीकेबल है तो ही आप कंप्लाई करेंगे, वरना अननेसेसरीली कंप्लाई क्यों करेंगे. तो सर ट्रांजिशनल पीरियड कितने टाइम पीरियड का था? 3 साल का. 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट. एक्ट कब कमेंस हुआ? 1 अप्रैल 14 को. सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आने शुरू हुए, बट 1 अप्रैल 14 से एक्ट को कमेंस किया गया. वहां से 3 साल का पीरियड आपके लिए कहलाएगा ट्रांजिशनल पीरियड. इधर आइए अपने बुक्स के अंदर जो चीजें मार्क करो तो मार्क करते जाइए. 10.6 सबसे पहले आपने एप्लीकेबिलिटी की कंडीशंस देखी है. 10 CR 50 CR फॉर अ पेड अप शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल क्रॉस नहीं होता है तो आप टोटल बोरोइंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट देखेंगे 50 करोड़ या उससे ज्यादा तो नहीं हो गया है. अगर हाँ तो रोटेशन अप्लाई हो जाएगा. ये पहला पॉइंट था सिर्फ एप्लीकेबिलिटी के लिए. इज दिस क्लियर टू यू? नीचे वाला पॉइंट आइए. कैन यू सी मैनर ऑफ रोटेशन? यहां पे क्या बोला सर, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको टाइम पीरियड कितना दिया है? 1 term ऑफ 5 years. अगर आप फर्म हो तो क्या दिया है आपको? 2 terms ऑफ 5 consecutive years. कहना इसे 10 साल दिया है आपको यहाँ पे. सर अगर मेरा 5 साल का या 10 साल का टेन्योर खत्म हो गया है तो मुझे कितने टाइम पीरियड के लिए कंपनी से दूर रहना पड़ेगा? एटलीस्ट 5 continuous years. 5 साल का कूलिंग पीरियड दिया है उन्होंने कि अगर आपका टेन्योर ऑफ 5 years या 10 years खत्म हो जाता है उसके बाद में आपको इस कंपनी का ऑडिट नहीं करना है फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स? देखो जरा ध्यान से, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन द सेम कंपनी फॉर 5 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ योर टर्म. चाहे आप इंडिविजुअल हो तब भी कूलिंग पीरियड 5 साल है, फर्म हो तब भी कूलिंग पीरियड कितना है? 5 साल है. उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. समझो, ऑडिट करने के लिए 5 साल 10 साल अलाउ किया है, उसके बाद में उस कंपनी से कंसिस्टेंटली 5 साल तक दूर रहना पड़ेगा, तब जाकर के माना जाएगा. 5 साल के बाद में अगर आपको फिर से अपॉइंट कर लिया तो आप क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंट पर्सन रहेंगे. आपके इंडिपेंडेंस पे इंपैक्ट नहीं आएगा. इस पर्सपेक्टिव से रोटेशन कॉन्सेप्ट को बनाया गया है. यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस, आई एम अज्यूमिंग. बराबर बात है. फिर सर कब से रोटेशन एप्लीकेबल है? अगले पेज पे आइए. टाइम पीरियड फॉर कंप्लायंस फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज. इट इज 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट. मार्क कीजिए सर, द कंपनी शैल कंप्लाई विद दीज रिक्वायरमेंट्स विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट. एंड एक्ट का कमेंसमेंट डेट है 1 अप्रैल 14. वहां से 3 साल, मतलब कहना इसे 1 अप्रैल 14 से लेकर के 31 मार्च 17 तक ट्रांजिशनल पीरियड है. 1 अप्रैल 17 से आपके लिए क्या हो जाएगा? कंपल्सरीली रोटेशन के प्रोविजन को कंप्लाई करना एप्लीकेबल हो जाएगा. आइडियली आपने जो लास्ट ईयर होगा ना उधर से कंप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उसने बोला कंप्लाई करना शुरू करो विद इन 3 years. थोड़ा बात समझ रहे हो क्या? हम क्या पढ़ रहे हैं? रोटेशन. पहले क्या पढ़ा? एप्लीकेबिलिटी. फिर पढ़ा इंडिविजुअल के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है. कूलिंग पीरियड कितना है? 5 साल दोनों के लिए, बताया क्लियरली, यस और नो. ट्रांजिशनल पीरियड कितना दिया है? 3 साल का. कहां से? एक्ट कमेंस हुआ है उसके बाद से. आपको सिचुएशन लेके पूरा एक्सप्लेन करूंगा. अभी के लिए फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले आप ऑब्टेन कर लीजिए. इतना क्लियर है क्या? अभी आपको क्या बोलने का ट्राई कर रहा है? एक सिंपल सा सिचुएशन लीजिए, समझाता हूं आपको मैं. एक डब्बा दिया है 10.9. 10.9 एक एग्जांपल है. आई एम श्योर 100% आपने एग्जांपल पढ़ा होगा. ये आईसीआई का, कंपनीज का, सबका एकमात्र सजेस्टेड एग्जांपल है टू गिव अ वेरी गुड क्लैरिटी कि एग्जैक्टली रोटेशन को अप्लाई कैसे करना है. अच्छा क्लैरिटी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा सा एग्जांपल बना के दिया है. सेम एग्जांपल है, आराम से 2 मिनट के लिए डिस्कस करते हैं. समझिएगा. वंस यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल आपका क्लैरिटी और बढ़ जाएगा. ये क्या बोलता है एग्जांपल? सर कॉलम 1 बोलता है ऑलरेडी मैं एज ऑन 1 अप्रैल 14 कितने साल से एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं. हम बात करें लेट्स से कंपनी XYZ. मिस्टर ए इज द ऑडिटर. ए इज द इंडिविजुअल पर्सन जो ऑडिट कर रहा है. XYZ को रोटेशन एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल पर्सन ऑडिटर है. कॉलम 1 बोलता है
एज ऑन 1 अप्रैल 2014 मैं ऑलरेडी कितने साल से ऑडिट कर रहा हूं? अज्यूम कीजिए मैं इस कंपनी का ऑडिट लास्ट 4 साल से कर रहा हूं। कितने साल से कर रहा हूं? लास्ट 4 साल से। आज डेट क्या है? 1 अप्रैल 2014। कहना इसे एक्ट का कमिटमेंट हुआ, यहां से 3 साल तो सबको अलाउ किया ना आपने यार। ट्रांजिशनल पीरियड है, मतलब वहां तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना यार। कहना इसे 3 साल तो मैं और ऑडिट कर सकता हूं। कहना इसे 3 साल के बाद मैं कहां पहुंचूंगा? 1 अप्रैल 2017 को पहुंचूंगा। क्या वहां पर ऑलरेडी मेरे को 4 साल प्लस 3 साल 7 साल हो चुका होगा? मेरे को अलाउड कितना था? 5 साल अलाउड था। क्या मैं ऑलरेडी 5 साल का लिमिट क्रॉस कर चुका हूं? क्या मैं 1 अप्रैल 2017 को एलिजिबल हूं फॉर रीअपॉइंटमेंट? नो। लॉजिकली सोचो, ऑन 1 अप्रैल 2014 मैं ऑलरेडी 4 साल से ऑडिट कर रहा हूं, यहां से 3 साल तो मेरे को और अलाउड है। अरे हाँ या ना? तो सोचना पड़ेगा 1 अप्रैल 2017 को टोटल कितना साल हो गया सर? 4 साल तो हो गया आपका, प्लस आप 3 साल और काम कर सकते थे क्योंकि आपको ट्रांजिशनल पीरियड दिया। आपको नहीं, सबको दिया ना यार। अगर 2 साल होते तब भी 3 साल और काम कर सकता हूं, 5 साल हो गया तब भी 3 साल और काम कर सकता हूं। ऑन 1 अप्रैल 2014 किसी को रोका ही नहीं ना। उन्होंने क्या बोला? कब से कंपलसरी है? 1 अप्रैल 2017 से। तो अरे मैं लास्ट 20 साल से ऑडिट कर रहा हूं, तब भी 3 साल और कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 3rd ईयर के अंदर नॉर्मली मैंने नए बंदे को अपॉइंट करने के बारे में सोचना चाहिए। ये थॉट प्रोसेस लगाया कि भाई 3 साल का ट्रांजिशनल पीरियड देना पड़ेगा। तो कॉलम 1 बोलता है ऑन 1 अप्रैल 2014 ऑलरेडी कितने साल से ऑडिट कर रहे हो। कॉलम 2 बोलता है वहां से और टोटल कितना ऑडिट कर सकते हो। देखो अगर 5 साल ऑडिट किया है, 3 साल तो मेरे को अलाउड ही है, 4 किया तब भी 3 अलाउड है, 3 किया तब भी 3 अलाउड है, 2 साल किया तब भी 3 साल अलाउड है। जब मैंने 1 साल ही ऑडिट किया तो उन्होंने कितना बोला? कितना अलाउड है? 4 साल। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो 3 तो सबको अलाउड रहता है बाई डिफॉल्ट। ये 3 साल करने के बाद में और पहले का 1 साल, टोटल कितना? 4 साल हो गया मेरे को। कहने से अभी भी 1 साल और अलाउड है ना यार, +1। तो ये कॉलम बोलता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 और कितने साल आप ऑडिट कर सकते हो। वो टोटल नंबर ऑफ इयर्स कहां पर आ रहा है? कॉलम नंबर 2 में आ रहा है। 1 अप्रैल 2014 तक कितने साल तक ऑडिट किया? कॉलम 1। कॉलम 2 वहां से और टोटल कितने साल तक ऑडिट कर सकता हूं? वो कॉलम 2। एंड कॉलम 3 इज कॉलम 1+2। या क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस प्लस दिस, मतलब टोटल कर रहा है बस ये कॉलम 1 और 2 का। समझ लो क्या मेरा बात? 5+3 4+3 ब्ला ब्ला ब्ला। ये आपको क्यों ऐसा बता रहा है? ताकि आपको समझे कि मुझे कैलकुलेशन कहां से करना है? 1 अप्रैल 2014 के पहले से करना है। कैलकुलेशन कहां से करना है? 1 अप्रैल 2014 के पहले से। ऐसा मत सोचना एक्ट आया आज से कैलकुलेशन शुरू करूंगा, नहीं। कैलकुलेशन पुराना भी रेलेवेंट है, बट रिमेंबर 3 साल का ट्रांजिशनल पीरियड है। 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2017 तक कोई भी रोक टोक नहीं होगा किसी भी ऑडिटर को। ऑन 1 अप्रैल 2017 आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये बंदा एलिजिबल है कंटिन्यू करने के लिए या इसके जगह किसी और को अपॉइंट करना चाहिए। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर। क्या थोड़ा बेसिक बात समझ में आया? एक सिंपल सा एग्जांपल सुन लीजिएगा। एट 9 10 11 12 13 14 बात कर रहा हूं सब 31 मार्च 2014 का, ठीक है। XYZ कंपनी है, इंडिविजुअल ऑडिटर है। कौन ऑडिटर है? इंडिविजुअल। 2008 के लिए आपने ऑडिट किया, 9 के लिए नहीं किया, 10 के लिए किया, 11 के लिए नहीं किया, 12 के लिए किया, 13 के लिए किया, 14 के लिए किया। अब 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च, क्या हो गया भाई, 31 मार्च 2017, 3 साल तो आपको अलाउड ही था करना। लेट्स से आपने 3 साल भी ऑडिट किया, येलो मार्क कर रहा हूं, ये साल आपने ऑडिट किया। ऑन 1 अप्रैल 2017 am I eligible to be appointed as auditor? If yes, how many years? बोलो, एलिजिबल हूं क्या? पहले तो मेरे को ये बताओ। ऑनलाइन पब्लिक, एलिजिबल हूं क्या? कितने साल हो गया मेरे को ऑलरेडी ऑडिट करते हुए? ये 3 साल मैंने काम किया। देखो ये 3 साल काम किया कि नहीं किया मैंने? प्लस ये भी मैंने काम किया, अरे ये भी काम किया, ये भी काम किया। बीच में मैं ऑडिटर नहीं था सर कुछ टाइम के लिए। दिख रहा है क्या? नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल दिख रहा है कैसा? आइडियली ढंग से सुनना मेरा बात। आप अपने पुराने वो सारे ईयर्स काउंट कीजिए जब तक कि एक कंटिन्यूअस ब्रेक नहीं आता है 5 साल का।
क्या बोल रहा हूं मैं, आप अपने पुराने साल काउंट कीजिए एज अ ऑडिटर जब तक कि क्या नहीं आता है, कंटिन्यूअस ब्रेक नहीं आता है। क्योंकि रोटेशन के बाद में नया शुरुआत होने के लिए कूलिंग पीरियड 5 साल का दिया है, कंटिन्यूअस पीरियड। जब तक कंटिन्यूअस ब्रेक नहीं है 5 साल का, अपना पुराना सारा पीरियड क्या करते जाइए, काउंट करते जाइए। तो आपको 1 साल हो गया है, 2 हो गया है, 3 4 5 और 3 8 साल। कहना इसे ऑन फर्स्ट April 17 आई हैव ऑलरेडी डन द ऑडिट फॉर 8 years। 5 का लिमिट क्रॉस कर चुका हूं क्या, एम आई एलिजिबल टू कंटिन्यू, नो, बातें खत्म। समझा क्या मेरा बात, अरे हाँ है ना। अगर ये इंडिविजुअल नहीं फर्म होता तो मुझे बताओ, मैं इंडिविजुअल नहीं अगर फर्म हूं, क्या एलिजिबल हूं मैं, एम आई एलिजिबल, यस। क्योंकि सर मेरा काउंटिंग करो ना जब आपस से, 1 2 3 4 5, 5 प्लस 3 कितना, 8 हुआ है क्या, 2 साल और काम कर सकता हूँ क्या मैं आराम से, खत्म बात है। लॉजिक सही है, समझ में आया बराबर, पक्का, कोई डाउट नहीं है। जब तक कि कंटिन्यूअस ब्रेक नहीं होता है 5 साल का, आप अपने पुराने सारे साल का ऑडिट काउंट करेंगे, जिस भी साल आपने क्या किया है, ऑडिट किया है। जब कंटिन्यूअस ब्रेक आ गया 5 साल का, तो हम अज्यूम करेंगे एक नया कैलकुलेशन शुरू होने वाला है। इसी क्वेश्चन में छोटा सा चेंजेस कर देता हूं, एक छोटा सा चेंजेस, थोड़ा और क्लैरिटी के लिए, छोटा सा चेंजेस। ना तो इसे कंटिन्यूअस ब्रेक ऑफ 5 years, पहले 2 साल आपने ऑडिट किया था, ये 3 साल भी आपने ऑडिट किया है, मैं इंडिविजुअल हूं, कैन आई कंटिन्यू एज ऑडिटर, बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं, क्योंकि देखो ये 1 2 काउंट करूंगा, बट जैसे ही ब्रेक आ जाएगा ये काउंटिंग खत्म हो जाएगा। विल देयर बी अ फ्रेश काउंटिंग नाउ, 3 साल ही काम किया, 2 साल और काम कर सकता हूं क्या, 100%। बात समझ में आया है क्या, नया काउंटिंग शुरू करने के लिए सिंपल कंडीशन है, कंटिन्यूअस ब्रेक होना चाहिए 5 साल का। अभी हो रहा है, पहले हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिंपल लॉजिक है। उसके बाद में नया कैलकुलेशन शुरू होगा, नहीं तो पुराना सब साल काउंट करते जाएंगे। समझा क्या, हाँ या ना। अब चलो बेसिक लेवल के कुछ और एग्जांपल्स। 2 फर्म है, एक्स वाई जेड, एक है पी क्यू आर। एक्स ना दोनों में कॉमन पार्टनर है, सिंपल है, दोनों को मिला के 10 साल दिया है, दोनों को मिला के कितना दिया है, 10 साल। अब ये एक्स वाई जेड 10 साल करे, या पी क्यू आर एक्स जो कॉमन पार्टनर है वो 10 साल करे, जब भी 10 साल खत्म हो जाएगा दोनों एलिजिबल नहीं रहेंगे फॉर एटलीस्ट 5 years। समझ में आएगा मेरा, इफ देर आर कॉमन पार्टनर्स, दोनों फर्म कैसे भी डिसाइड कर ले, 5 ये कर ले, 5 ये कर ले, 3 ये कर ले, 7 ये कर ले, 10 ये कर ले, कुछ भी खेल लो, टोटल 10 अलाउड है दोनों को मिला के। इसके बाद में दोनों को कंटिन्यूस ब्रेक लेना पड़ेगा, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, इफ देर इज अ कॉमन पार्टनर। बात समझ में आया क्या, क्लियर है, एकदम लॉजिकल बात है, 100%। अच्छा एक बात बताओ, ये ऑडिटर को मैं रिमूव कभी भी कर सकता हूं क्या, हाँ, रिमूवल अलग है, रेजिग्नेशन अलग है, उसमें रोटेशन का कोई लेने देना नहीं है। मैंने अपॉइंट किया 5 साल के लिए, 3 साल के बाद ऑडिटर को रिजाइन करने का, क्या वो रिजाइन कर सकता है, बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर 3 साल के बाद ऑडिटर को रिमूव करना है, क्या रिमूवल किया जा सकता है, यस, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। रिमेंबर दैट, वो क्लियरली बोला है, रिमूवल रेजिग्नेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो राइट्स को हैम्पर नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आया क्या, एक सिचुएशन समझो, एक्स वाई जेड एक ऑडिट फॉर्म है, ठीक है, कंपनी पी क्यू आर। मिस्टर एक्स जो है ना, वो साइनिंग पार्टनर था पी क्यू आर के लिए। मिस्टर एक्स क्या था, साइनिंग पार्टनर था पी क्यू आर के लिए। अब ये बंदा फर्म छोड़ करके दूसरा एक फर्म है एबीसी, उसको ज्वाइन कर रहा है। एक्स वाई जेड एक ऑडिट फर्म, जिसमें मिस्टर एक्स ने इस कंपनी का ऑडिट किया 10 साल तक, एंड ही वाज अ साइनिंग पार्टनर। अब कॉमन पार्टनर नहीं है, ये इंसान छोड़ करके दूसरे फर्म में जा रहा है एबीसी के अंदर। समझ रहे हो मेरा बात, क्या एबीसी अब इसका ऑडिट कर सकता है, इफ द साइनिंग पार्टनर लीव्स एंड जॉइंस अनदर फर्म। सिंपल है, जो साइनिंग पार्टनर है अगर वो छोड़ करके दूसरे फर्म में जा रहा है तो दूसरा फर्म भी क्या होगा, एलिजिबल नहीं होगा। अगर एक्स की जगह वाई या जेड छोड़ के जाता तो दूसरा फर्म एलिजिबल हो जाता। रिमेंबर, इफ द साइनिंग फर्म इज पार्टनर जो है वो छोड़ करके जा रहा है तो दूसरा फर्म एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि सिंपल है, ऐसा माना जाएगा उसने ही इस एंटिटी का ऑडिट किया है। हालांकि यहां पे लैक ऑफ क्लैरिटी है, 10 साल तक एक्स ने साइन किया जरूरी नहीं है, 3 साल एक्स ने किया होगा, 3 साल वाई ने किया होगा, 3 साल जेड ने किया होगा। अगर फिर छोड़ के गया तो क्या करना पड़ेगा, कोई क्लैरिटी नहीं है लॉ के अंदर। इन रियल लाइफ ऐसा होगा ही नहीं, जब वो पार्टनर छोड़ के जाएगा नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन होता है, वो क्लाइंट जा ही नहीं सकता है।
नॉन कम्पीट एग्रीमेंट, समझा क्या मेरा बात? मेरा क्लाइंट को जबरदस्ती छीन के लेके जा रहे हैं, बट हाँ उसमें भी एक कंडीशन होती है, अगर मेरा फर्म एलिजिबल ही नहीं है तो दूसरे फर्म के पास जा सकता है। तब वो इंडिविजुअल पर्सन का इंडिपेंडेंस देखा जाएगा कि उसने 5 साल 10 साल कंप्लीट कर लिया है या नहीं कर लिया। हालांकि लॉ के अंदर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ये मैं अपना अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको बता रहा हूं। अच्छा सर, अगर जॉइंट ऑडिटर हुआ तो उन्होंने कंडीशन दी है कि वो रेकमेंड कर रहे हैं, अगर जॉइंट ऑडिटर्स है तो एक ऐसा मैकेनिज्म बनाओ कि सारे जॉइंट ऑडिटर एक ही साल में रोटेट नहीं होने चाहिए। XYZ जॉइंट ऑडिटर 1 2 3 ट्राई करिए कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए सारे जॉइंट ऑडिटर जो है ना वो एक ही साल में रोटेट हो रहे हैं, कि मतलब सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर की जगह पे नया ऑडिटर लेके आया जा रहा है इन 1 ईयर इटसेल्फ। इससे क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा एंगेजमेंट में फॉर दैट फर्स्ट ईयर, क्योंकि कोई भी ऑडिटर एक्सपीरियंस वाला नहीं रहेगा, सारे के सारे नए ऑडिटर आ जाएंगे। तो ये बोलेंगे ऐसा ट्राई करो ना, एक साल में 1 या 2 जॉइंट ऑडिटर को रोटेट करो, एक कॉमन ऑडिटर को रखो, अगले साल उसको रोटेट बाद में कर लेना। मतलब सर रोटेशन करते हो थोड़ा केयरफुली डिजाइन करो दैट नॉट ऑल जॉइंट ऑडिटर्स आर रोटेटेड इन द सेम ईयर। प्रेफरेबली ऐसा ऑप्शन दो कि सर एक को एटलीस्ट कंटिन्यू करना चाहिए। ये सब कुछ उन्होंने आपको रोटेशन में लिख करके दिया है। आखिरी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है, सब पढ़ने के बाद में पता चला ऐसा कुछ भी नहीं आया, और एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया, कंपनी के लिए रोटेशन एप्लीकेबल है, और आईसीआई ने पूछा है यहाँ रोटेशन एप्लीकेबल है, एग्जिस्टिंग ऑडिटर तो कंटिन्यू नहीं कर सकता है, नया ऑडिटर कैसे अपॉइंट करें? रोटेशन एप्लीकेबल है, एग्जिस्टिंग ऑडिटर तो कंटिन्यू नहीं कर सकता है, नया ऑडिटर अपॉइंट कैसे करें? वही अपना केस 1 केस 2 केस 3। ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल है तो कमेटी रेकमेंड करेगा बोर्ड को, बोर्ड जाएगा मेंबर्स के पास में। कमेटी नहीं है तो बोर्ड रेकमेंड करेगा किसको, डायरेक्टली मेंबर्स को। याद आएगा प्रोसीजर पूरा का पूरा, वो प्रोसीजर एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा। बुक्स में कैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फटाफट से आपको मैं पढ़ा करके हेल्प कर देता हूं। विल क्विकली फिनिश इट ऑफ। 139(2) का मेजर डिस्कशन हो गया है, आ जाइए लेट्स फिनिश स्टार्टिंग से। बेटा रोटेशन सबसे पहला चीज एप्लीकेबिलिटी, याद रखना लिस्टेड के लिए बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल है, अनलिस्टेड एंड प्राइवेट के लिए 10 करोड़ एंड 50 करोड़ का लिमिट दिया है। अगर ये लिमिट क्रॉस नहीं हुआ तो ही हम बोरोइंग्स के बारे में सोचेंगे, वरना सोचने का जरूरत नहीं। ये लिमिट अदरवाइज रेलेवेंट ही नहीं है, दिमाग भी मत लगाना। फिर सर इंडिविजुअल ऑडिटर है या फर्म है, अकॉर्डिंगली या तो 1 टर्म रहेगा या 2 टर्म्स रहेंगे। बट जो कूलिंग पीरियड है, जो आपको बाहर रहने वाला पीरियड है, वो दोनों के लिए कितना है, 5 साल ही है, बट वो कंटिन्यूअस 5 साल है। ध्यान रखना कंटिन्यूअसली 5 साल के लिए आपको कंपनी से दूर रहना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू यू? नेक्स्ट सर आगे आ जाइए। देखो इफ 2 or more audit firms have common partners, मैंने आपको बताया दोनों के अंदर एक्स पार्टनर कॉमन था, किसी भी एक फर्म ने अगर 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो दोनों फर्म एलिजिबल नहीं रहेगा। एटलीस्ट फॉर हाउ मेनी इयर्स, 5 इयर्स। कॉमन पार्टनर है मतलब दोनों फर्म सेम फर्म ट्रीट किया जाएगा। सिंपल चीज है, दोनों ने मिला के 10 साल खत्म कर लिया है, एक ने 10 साल खत्म कर लिया है, तब दोनों एलिजिबल नहीं रहेंगे। कितने पीरियड के लिए? 5 साल के लिए। हर एक चीज आपको समझाया है, अगर आप बराबर से पढ़ लेंगे, लेट देम आस्क एनी क्वेश्चन, यू शुड बी एबल टू आंसर। कैन आई गो नेक्स्ट? सर ट्रांजिशनल पीरियड कितना है? 3 साल का है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। ऑलरेडी आपको बताया है सर, एक्ट कमेंस हुआ 1 अप्रैल 14 को, वहां से 3 साल तक, दैट इज टिल 31 मार्च 17। 1 अप्रैल 17 से आपके लिए कंपल्सरी हो गया है टू कंप्लाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रोटेशन। इज दिस क्लियर टू यू? नेक्स्ट सर, राइट ऑफ रिमूवल और रेजिग्नेशन इज नॉट अफेक्टेड। ऑब्वियसली सर, रेजिग्नेशन कभी भी हो सकता है, रिमूवल कभी भी हो सकता है, रोटेशन इन राइट्स को रोक नहीं सकता है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। यस और नो? नेक्स्ट सर, क्या मेंबर्स ऐसा कर सकते हैं? मैंने एक ऑडिट फर्म को अपॉइंट किया, मैं ऑडिट फर्म पे कंडीशन लगा रहा हूं, तुम 10 साल ऑडिट करना, बट तुम्हारे अंदर ना पार्टनर रोटेट होना चाहिए। मतलब पार्टनर ए शुड साइन फॉर 3 इयर्स, पार्टनर बी शुड साइन फॉर 3 इयर्स। मेंबर्स 10 साल के अंदर जो करना है करो। फर्म को 10 साल अलाउड है। ईवाई में पार्टनर ए साइन करे, बी साइन करे, सी साइन करे, 2 साल 4 साल 6 साल जैसे रोटेट करना है करो। ऐसा स्ट्रिक्ट प्रोविजन मेंबर लगा सकता है फर्म के लिए, बट मेंबर्स को मतलब जो फर्म है वो 10 साल के बियॉन्ड अलाउड नहीं है। ध्यान रखना,
मतलब हमारे जो मेंबर्स है ये नहीं बोल सकते कि 10 साल के बियॉन्ड तुम ऑडिट कर लो, वो गलत हो जाएगा। वो अपॉइंट 10 साल के लिए करेंगे, उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। देखो सर, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी मे रिजॉल्व टू प्रोवाइड दैट सर, जब हम एक फर्म को अपॉइंट कर रहे हैं, ऑडिट पार्टनर एंड उसके टीम को भी रोटेट करना चाहिए आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा कंडीशन हो सकता है। बट रिमेंबर, टोटल पीरियड जो पूरे फर्म का वो कितना होना चाहिए, 10 साल, वो चेंज नहीं होना चाहिए। बोल। नहीं है, बराबर है। इट्स वेरी नॉर्मल। नॉर्मली पहले 2-3 साल के अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग आता है कि एंटिटी फंक्शन कैसे करता है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी आइडियली। प्लस लिस्टेड कंपनी के केस में सेबी का एलओडीआर बोलता है पार्टनर ने 6 साल के बियॉन्ड कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। फर्म 10 साल है पर एक पार्टनर 6 साल के बियॉन्ड साइन नहीं करता है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो मेजोरिटी फर्म्स है वो खुद की कंडीशन 5 साल के लिए भी नीचे लगाती है। बजाज फाइनेंस ट्रैक करो, ईवाई साइन करेगा पर सेम पार्टनर साइन नहीं करेगा। रिलायंस ईवाई साइन करेगा, सेम पार्टनर साइन नहीं करेगा, क्योंकि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के लिए पॉलिसीज बना लेते हैं वो लोग ऐसा, क्योंकि दे नो इट रियली वेल कि मेरे लिए एक पर्सन का भी बायसनेस आना अप्रोप्रिएट नहीं है। इसीलिए एक फर्म को 10 साल अलाउड करने के पीछे ऑब्जेक्टिव है। बड़े फर्म्स के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो सर अल्टीमेटली वो इंटरनली मैनेज कर सकते हैं। और लॉ लिखते वक्त हमने पावर मेंबर्स को दे दी है, तुम चाहो तो बोल सकते हो ऐसा करने के लिए। और एक्चुअली में एक पावर 177 में ऑडिट कमेटी के पास भी होता है। नॉर्मली ऑडिट कमेटी ना, जो हमारा एंगेजमेंट टीम मेंबर्स होते हैं ना, उनका प्रोफाइल चेक करता है कि ये लोग एक्चुअली में कॉम्पिटेंट एंड इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर वो चाहे तो बोल सकता है आई वुड रिक्वेस्ट सम अदर पार्टनर टू टेक केयर ऑफ द एंगेजमेंट, बोल सकता है ऐसा। तो वो तरीके का मैकेनिज्म है, डोंट वरी। कैन वी गो नेक्स्ट? चलो सर, क्या मेंबर्स बोल सकते हैं कि सर जॉइंट ऑडिट होना चाहिए? बिल्कुल पॉसिबल है, अगर वो चाहे तो जॉइंट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, कुछ अलग वाला बात नहीं है। रूल्स फॉर मैनर ऑफ रोटेशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ टर्म। 5 साल 10 साल हो गया, अब मुझे रोटेट करना है, मतलब नए बंदे को अपॉइंट करना है, तो रूल्स क्या रहेंगे पढ़ लीजिए फटाफट, 1-2 एकदम टाइम पास है। अगर ऑडिट कमेटी है तो वो रेकमेंड करेगा, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो डायरेक्टली कौन रेकमेंड करेगा? बोर्ड ही रेकमेंड करेगा। और मेंबर्स को बोला जाएगा एजीएम में कैसे अपॉइंट करना है। क्या 1 और 2 सेम है जो हमने कल प्रोसीजर्स पढ़े थे? लॉजिकल है। नीचे आ जाओ, पॉइंट नंबर 3, फॉर द पर्पस ऑफ रोटेशन। रिमेंबर, हमको पुराने वो सब साल काउंट करने पड़ेंगे जिस पीरियड के लिए आप ऑडिटर थे। जैसे हम बोल रहे थे ना, 1 अप्रैल 14 के पहले के साल काउंट करने हैं, वो नंबर ए में लिख के दिया है। देखो, इन केस ऑफ अ ऑडिटर, द पीरियड फॉर विच इंडिविजुअल और फर्म हैज हेल्ड ऑफिस एज ऑडिटर प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। एक्ट कमेंस कब हुआ? 1 अप्रैल 14, तो उसके पहले के साल भी आपको काउंट करने चाहिए व्हाइल काउंटिंग द 5 ईयर और 10 ईयर का नंबर। क्या मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल में वो कंसीडर करके बताया? यस। नेक्स्ट सर, इनकमिंग ऑडिटर या ऑडिट फर्म एलिजिबल नहीं होगा अगर वो एसोसिएटेड है सेम नेटवर्क ऑफ ऑडिट फर्म के साथ में। सिंपल है यार, ब्रांड नेम ही कॉमन है, पीडब्ल्यूसी बॉम्बे, पीडब्ल्यूसी पुणे, अल्टीमेटली सेम ही फर्म है यार, समझ लो मेरा बात, क्योंकि ब्रांड नेम कॉमन हो गया। पार्टनर्स अलग अलग हो सकते हैं, आपका कंस्टिट्यूशन अलग हो सकता है, बट ब्रांड रिकॉग्निशन सेम है आपका। या आईसीआई ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, ऑडिट फर्म्स अपना नेटवर्क बना सकते हैं, दे कैन हेल्प ईच अदर। फॉर एग्जांपल, बैंगलोर का कुछ फर्म्स है, पुणे का कुछ फर्म्स है, जयपुर का कुछ फर्म्स है, दिल्ली का कुछ फर्म्स है, अहमदाबाद का फर्म्स है। दे कैन फॉर्म अ नेटवर्क वेयर दे कैन हेल्प ईच अदर, बिकॉज कभी कभी क्लाइंट का ऑफिस अलग अलग जगहों पे होता है, तो मेरे लिए वहां पर दूसरा फर्म को अप्रोच करने के बजाय खुद का नेटवर्क फर्म को ही मैं वो काम दे सकता हूं आइडियली। तो उस नेटवर्क में जितने भी लोग आते हैं, आइडियली उन्होंने अगर ये पीरियड क्लोज कर दिया है 5 साल का, तो दूसरा फर्म एलिजिबल नहीं होता है। इसीलिए लोग नेटवर्क का पार्ट बनने से पहले सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए वी आर पार्ट ऑफ अ नेटवर्क जिसके अंदर ऑलरेडी ऐसा क्लाइंटल है जिसके लिए मैं खुद इनएलिजिबल बन जाऊंगा 5 साल के लिए। तो नॉर्मली ये नेटवर्क बहुत स्मॉलर फर्म्स बनाते हैं जिनको शायद ये प्रॉब्लम नहीं है, या बिग 6 जो है वो नेटवर्क बनाता नहीं है, सिर्फ ब्रांड नेम के हिसाब से काम करता है, बिकॉज उसके ब्रांड के अंडर मल्टीपल सिटीज के अंदर ऑलरेडी फर्म्स एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आया क्या? बट उन्होंने वर्ड क्या यूज कर लिया है? नेटवर्क। मतलब उस नेटवर्क में आने वाले सारे फर्म्स एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि लॉजिक सिंपल है, उस नेटवर्क में अगर किसी और को मैंने काम अलोकेट कर दिया, हो सकता है ना मैंने काम अलोकेट कर दिया होगा, एक्चुअली मेरे नाम की वजह से उसको क्लाइंट मिला होगा। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो अल्टीमेटली इंडिपेंडेंस तो कॉम्प्रोमाइज हो ही रहना यार, हम चाहते हैं वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सर, सेम नेटवर्क में इंक्लूड करेंगे फर्म्स विद इन द सेम ब्रांड नेम, ट्रेड नेम और दे हैव अ कॉमन कंट्रोल। हालांकि नेटवर्क वर्ड अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में और डिटेल में डिफाइंड है, आपके सिलेबस में नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन 2,
जब हम बात करते हैं कि रोटेशन का नया कैलकुलेशन कब शुरू होगा, रिमेंबर यू नीड टू सी देयर शुड बी अ ब्रेक इन द टर्म फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स, 5 इयर्स, तब जाके बोलेंगे रोटेशन का कंडीशन फुलफिल हुआ है एंड नया कैलकुलेशन शुरू हुआ है। उसके बिना नया कैलकुलेशन शुरू नहीं किया जाएगा। बात समझा क्या? पॉइंट नंबर बी को पढ़िए जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अगर एक पार्टनर जो एक ऑडिट फर्म का इंचार्ज है एंड ही ऑल्सो सर्टिफाइज द साइंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर वो छोड़ करके दूसरे फर्म को ज्वाइन करता है तो सर दूसरा फर्म भी क्या नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। साइनिंग पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं यार, सेम कॉमन पार्टनर वाला कंडीशन अप्लाई हो जाएगा ना। अगर कॉमन पार्टनर है तो दोनों को मिला के 10 साल दिया, साइनिंग पार्टनर छोड़ करके दूसरे फर्म में चले जाए, कॉमन पार्टनर नहीं है पर छोड़ करके दूसरे फर्म में गया तो भी दूसरा फर्म एलिजिबल नहीं होना चाहिए। एकदम लॉजिकल बात है। और पॉइंट नंबर 4 पढ़ के देखिए, जॉइंट ऑडिटर वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है, पढ़ लीजिए एक बार। बराबर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैनर ऑफ रोटेशन, पॉइंट नंबर 1 एंड 2 इंपॉर्टेंट है। रोटेशन एप्लीकेबल हो गया, नया ऑडिटर कैसे अपॉइंट करेंगे, 1 एंड 2। पहले एप्लीकेबिलिटी बताना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा यहां पर अभी ये ऑडिटर एलिजिबल नहीं है नए ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए। पॉइंट नंबर 1 एंड 2, दिस इज योर प्रोसीजर, मैनर एंड प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू ऑडिटर व्हेन द टर्म ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर इज ओवर। दिस कैन बी अ क्वेश्चन। दूसरा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन। वही 10 करोड़, 50 करोड़ एंड 50 करोड़, 10, 50, 50, वो लिमिट याद रखना, वो आपको एक अलग क्वेश्चन बन के आ सकता है। तीसरा, एमसीक्यू में अगर आपको थोड़ा बहुत परेशान करना हुआ तो वो खेल सकता है कॉमन पार्टनर वाला, या जो साइनिंग पार्टनर वो छोड़ करके दूसरे फर्म में जाता है तो दूसरा फर्म एलिजिबल है या नहीं है। ध्यान रखना दोनों ही एलिजिबल नहीं रहेंगे, कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 साल के लिए, उसके बाद में दोनों ही एलिजिबल हो जाएंगे। इस पे एक एमसीक्यू या करेक्ट इनकरेक्ट बन सकता है। उसके अलावा रोटेशन में कुछ और टेंशन लेने का नहीं है। क्या सेक्शन 139 पूरा समझ में आया? पक्का जब आपको टाइम मिलेगा सेक्शन 139 का पूरा एक समरी जो है एक डब्बे के फॉर्म में आईसीआई ने बना के दिया था, मैंने वहीं से कॉपी किया है, पूरा का पूरा लिख करके दिया, आप एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैन वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ? एक अगला सेक्शन, थोड़ा शुरुआत करते हैं, थोड़ा पार्ट डिस्कस हो पाएगा, कंप्लीट नहीं होगा बट एटलीस्ट शुरू करते हैं। सेक्शन 140, यहां पर 3 चीजों के बारे में बात होता है, रिमूवल, दूसरा रेजिग्नेशन, तीसरा स्पेशल नोटिस। रिमूवल, रेजिग्नेशन एंड स्पेशल नोटिस। सेक्शन 140 टॉक्स अबाउट दीज 3 सिचुएशन। सबसे पहले बात करते हैं रेजिग्नेशन का। ऑडिटर कैन रिजाइन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर उसके पास जो भी रेस्पेक्टिव रीजंस रहेंगे अपने, वो बस उसको रीजंस कम्युनिकेट करने पड़ेंगे टू रेस्पेक्टिव थर्ड पार्टीज। नॉर्मली हम रिजाइन करने से पहले मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को भी कम्युनिकेट करते हैं, हम रजिस्ट्रार को भी कम्युनिकेट करते हैं। ये हमें रिक्वायरमेंट बना के दिया है कि रिजाइन करने से 30 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बट रेजिग्नेशन पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सर सेक्शन 140 में रेजिग्नेशन वाला पार्ट बहुत ही आसान है, वहां पर एक यूजलेस क्वेश्चन आएगा, अगर टाइम पे इन्फॉर्म नहीं किया तो पेनल्टी कितना है। रेजिग्नेशन पे आइए, पेज नंबर 10.12। व्हेन ऑडिटर रिजाइंस ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज स्टेटमेंट इन अ फॉर्म। ऑडिट का फॉर्म नंबर 3 इज अ फॉर्म जहां पर बताएंगे कि आइडियली आपने रिजाइन क्यों किया है, एंटिटी का नाम क्या था, रीजंस क्या है, सारे डिटेल भरना पड़ेगा। सर नॉर्मली हमको हमारे रीजंस वगैरह सबमिट करने चाहिए कंपनी को, रजिस्ट्रार को, एंड अगर गवर्नमेंट कंपनी तो किसके पास में, सीएजी के पास में। ये रिक्वायरमेंट है टू बी डन विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। अगर नहीं किया तो पेनल्टी है सर कितना, 50,000, मैक्सिमम 2 लाख जा सकता है। बट रिमेंबर उनको समझ में आया किस किस केस में हमारा रेम्यूनरेशन बहुत ही कम हो सकता है, तो 50,000 का पेनल्टी भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उन्होंने बोला है 50,000 और रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। बट सर अल्टीमेटली अगर फेलियर कंटिन्यू होता है तो पर डे उन्होंने कितना बोला है, 500 रुपए बढ़ते जाएगा, पर टोटल कितना होगा मैक्सिमम सर, 2 लाख रुपए। यूजलेस है यार, क्यों ही करेगा आदमी को ऐसा, पर जाने दो। रेजिग्नेशन कहां पर है, सेक्शन 140 के अंदर है। ये हो गया एक सिंपल सिचुएशन, इधर कुछ दिमाग लगाने वाला बात नहीं है, प्लीज फाइन को याद कर लेना, एमसीक्यू में आ सकता है, बाकी कुछ ग्रेट नहीं है। ठीक है, ठीक है। फिर बात करते हैं रिमूवल का। अब रिमूवल डेंजरस है। सबसे पहला,
ऑडिटर का रिमूवल एक्चुअली में बहुत आसान नहीं होना चाहिए, वरना मैनेजर ने कभी प्रॉब्लम होगा ऑडिटर को रिमूव कर देंगे, तो बहुत आसानी से रिमूवल नहीं होता है। अगर एक ऑडिटर को उसके टर्म के पहले रिमूव करना है और ये प्रोसेस शुरू कर रहा है बोर्ड को, किसको शुरू करना है? बोर्ड को। तो सबसे पहले आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा। बीओडी के मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। यहां से फिर 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ता है और उनका अप्रूवल लेना पड़ता है। किसका अप्रूवल लेना पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। हम चाहते हैं आसानी से ऑडिटर का रिमूवल नहीं होना चाहिए, मतलब हम चाहते हैं गवर्नमेंट का जो मशीनरी है उधर से कंफर्मेशन आएगा कि आपके पास लॉजिकल रीजन है, आप क्यों ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट अप्रूवल देता है तो इसके बाद में तुमको मेंबर्स का भी अप्रूवल लगेगा। इसके बाद में किसका अप्रूवल लगेगा? मेंबर्स का भी अप्रूवल लगेगा। यू विल नीड टू कंडक्ट अ जनरल मीटिंग। दिस नीड्स टू बी कंडक्टेड विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 60 डेज। जिस दिन से अप्रूवल आएगा वहां से 60 दिन के अंदर अंदर जनरल मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा और वहां पर चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन। पहले बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट तक फॉर्म फाइल होके जाना चाहिए। हम कौन सा कंपनी है, ऑडिटर कौन है, क्यों रिमूव करना चाहते हैं, रीजंस क्या है, पूरा जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर वो जस्टिफाइबल रीजन को एक्सेप्ट करते हैं, अप्रूवल देते हैं, उनको अप्रूवल के लिए डायरेक्टली कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है, बट ऐसा भी नहीं है कि 2-4 साल लगा देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। इट विल कम टू यू। नॉर्मली अगर उनका अप्रूवल आया तो उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको जनरल मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा, जहां पर आपको क्या लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। तब जाकर के उस ऑडिटर का रिमूवल होगा, वरना ऑडिटर का रिमूवल नहीं हो सकता है। दिस इज अ रिमूवल प्रोसेस इनिशिएटेड बाय बोर्ड। रिमूवल प्रोसेस इनिशिएटेड बाय बोर्ड, नॉट बाय मेंबर्स। दिस इज नॉट प्रोसेस इनिशिएटेड बाय मेंबर्स, दिस इज इनिशिएटेड बाय बोर्ड। यहां पे रिमूवल ना 3 अलग अलग होने वाले हैं। पहला वाला अ प्रोसेस जहां पे टर्म के पहले आप रिमूवल कर रहे हो और प्रोसेस शुरू कौन कर रहा है? बोर्ड शुरू कर रहा है। दूसरा, अगर कुछ मेंबर्स को लगता है कि ये ऑडिटर बराबर नहीं है, इसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट करना चाहिए या इसको रीअपॉइंट नहीं करना चाहिए, हमने जस्ट डिस्कस किया स्पेशल नोटिस लगेगा, तो सर मेंबर्स स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। पर नॉर्मली मेंबर स्पेशल नोटिस अलग अलग पर्पसेस के लिए देते हैं। ऑडिटर रिलेटेड 2 पर्पस हो सकता है, या तो इस ऑडिटर की जगह किसी और को अपॉइंट किया जाए या एग्जिस्टिंग वाले को रीअपॉइंट ना किया जाए। ये स्पेशल नोटिस जाएगा, फिर एजीएम में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, तब जाके उस ऑडिटर का क्या होगा? रिमूवल होगा, वरना रिमूवल नहीं हो सकता है। प्लीज समझिए मेरा बात। अगर एक ऑडिट फर्म का या ऑडिटर का 5 साल 10 साल का टेन्योर खत्म हो गया है, वो 6th एजीएम के अंदर आपको उसको रिमूव करने का जरूरत नहीं है, वो एलिजिबल ही नहीं है। You don't need a special notice or any process to remove the auditor. उसका 5 साल 10 साल का टेन्योर खत्म हो गया है तो उसको रिमूव करने का जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली नए बंदे को क्या करना पड़ेगा? अपॉइंट करना पड़ेगा। अगले पेज पे आइए। सर स्पेशल नोटिस ड्यूरिंग एजीएम इज रिक्वायर्ड if you want to appoint a person other than retiring auditor। कोई और ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हो या ये क्लियरली बोलना चाहते हो कि एग्जिस्टिंग ऑडिटर क्या नहीं होना चाहिए? रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए। रिमेंबर पॉइंट नंबर 2 को मार्क कीजिएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आ सकता है। स्पेशल नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड अगर रिटायरिंग ऑडिटर का टर्म अपना 5 साल 10 साल का ऑलरेडी खत्म हो गया है। मतलब अगर 5 साल 10 साल हो चुका तो वो एलिजिबल ही नहीं है टू कंटिन्यू, रिमूवल करने का जरूरत ही नहीं है। मतलब सर देयर कैन बी रिमूवल प्रोसेस इनिशिएटेड बाय बोर्ड, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। देयर कैन बी अ रिमूवल प्रोसेस इनिशिएटेड बाय मेंबर्स, जिसके लिए स्पेशल नोटिस लगेगा एंड अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा एजीएम के अंदर। और तीसरा होता है रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। क्या होता है? रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। अगर ट्रिब्यूनल को कोई कंप्लेन करता है, सर सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लेन करता है, कंपनी से कोई पर्सन कनेक्टेड है वो कंप्लेन करता है कि भाई जो इस कंपनी का ऑडिटर है वो या तो फ्रॉड कर रहा है या फ्रॉड का एडवाइस दे रहा है या किसी न किसी तरीके से फ्रॉड का पार्ट है, तो सर ट्रिब्यूनल के पास पावर है डायरेक्टली एक्शन लेने का। दैट इज रिमूवल थ्रू ट्रिब्यूनल, सेक्शन 140 सबसेक्शन 5। देखो कौन कंप्लेन कर सकता है? ट्रिब्यूनल खुद से प्रोसेस शुरू कर सकता है या उनको सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन दे सकता है या एनी पर्सन कंसर्न्ड, रिमेंबर इवन 1 शेयर होल्डर
इवन वन शेयर होल्डर कैन गिव अ कंप्लेंट टू द ट्रिब्यूनल कि मेरे को लगता है ये ऑडिटर बराबर नहीं है। तो ट्रिब्यूनल कब एक्शन लेगा? अगर उसको लगता है ऑडिटर हैज एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, या उसने अबेट किया मतलब एडवाइस की है, या खुद से ही कल्यूड किया है मतलब खुद ही फ्रॉड का पार्ट है। तो क्या वो ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं? यस, दे कैन टेक एन एक्शन। जहां पर ऑडिटर अगर गिल्टी पाया गया तो 5 साल तक इस कंपनी ने किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता है। अगर ऑडिटर गिल्टी पाया गया और ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया तो वो 5 साल तक नॉट जस्ट दिस कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए क्या नहीं कर सकता है? ऑडिट नहीं कर सकता है। रिमेंबर दैट। अगर एक्शन लिया ट्रिब्यूनल ने, तो देखो सर, इट मे बी नोटेड वेदर इंडिविजुअल और फर्म अगेंस्ट हुम फाइनल ऑर्डर अगर ट्रिब्यूनल ने पास किया, दे शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर फॉर एनी कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स? 5 years from the date of passing the order, and obviously sir fraud का 447 तो applicable हो ही जाएगा। Remember, फाइन के लिए responsibility सारे पार्टनर्स का होता है, पूरे फर्म का होता है। इम्प्रिजनमेंट ऑब्वियसली उसका होगा जिसने गलती किया होगा। साइनिंग पार्टनर को ही इम्प्रिजनमेंट मतलब क्रिमिनल लाइबिलिटी उसके लिए एप्लीकेबल होता है, बट फाइन विल बी एप्लीकेबल फॉर द एंटायर फर्म। यहां पर एक कंडीशन है, अगर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, अगर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है तो ट्रिब्यूनल ने 15 दिन के अंदर अंदर एक्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज ट्रिब्यूनल को कोई टाइम लिमिट नहीं है। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दिया है, ढंग से मार्क करना, इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड कि सर ऑडिटर में प्रॉब्लम है, तो सर उसको 15 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास करना पड़ेगा। और इस बार पहली बार ऑप्शन जाएगा किसके पास में? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, कि वो लोग चाहे तो नया ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। करना जरूरी नहीं है, कर सकते हैं। क्या पावर एक प्राइवेट कंपनी के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएगा? यस, नॉट जस्ट फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी, इवन फॉर अ प्राइवेट कंपनी पावर किसके पास चले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, कि भाई ऑडिटर फ्रॉडुलेंट तरीके से एक्ट कर रहा था, इसे रिमूव करना है, इस साल के लिए नया ऑडिटर हम खुद अपॉइंट कर सकते हैं। दिस इज रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। बात समझ में आया क्या? अच्छा एक बात बताओ, जब भी एक ऑडिटर को रिमूव कर रहे हो आप स्पेशल नोटिस के थ्रू या किसी भी थ्रू, उसके पास में राइट तो रहेगा ना, राइट टू बी हर्ड। अरे हाँ है ना। और उसके साथ एक और राइट है, राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन। वो अपना साइड ऑफ द स्टोरी लिख करके बोर्ड को दे सकता है और बोलेगा कि मेंबर्स के सामने मेरा रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना चाहिए। अगर वो टाइम पे अपना रिप्रेजेंटेशन दे देता है तो सर ऑब्वियसली नोटिस ऑफ द मीटिंग के साथ में सर्कुलेट हो जाएगा। अगर सर टाइम पे रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, नोटिस ऑफ द मीटिंग जा चुका है, तो मीटिंग के अंदर रीड आउट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा एग्जैक्टली इस ऑडिटर का रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखा हुआ था। और एक चीज ध्यान रखना, अगर ऑडिटर अपने इस राइट को अब्यूज करता है, रिप्रेजेंटेशन के अंदर जानबूझ के मैनेजमेंट की तरफ या अनएथिकल वर्ड्स वगैरह यूज कर रहा है, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने का ट्राई कर रहा है, तो सर कंपनी का मैनेजमेंट ये रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट करने से पहले ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है कि मेरे को लगता है ये ऑडिटर जो है अपने राइट्स का क्या कर रहा है? मिसयूज कर रहा है, हमें रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट ही नहीं करना है। ट्रिब्यूनल अग्री करता है तो वो रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट नहीं किया जाएगा, रादर उसको अपना फीस भी नहीं मिलेगा और पेनल्टी भी लग सकता है। ऊपर देखो एक नोट लिख के दिया है, curtailing the right of the auditor regarding circulation of a copy of representation। अगर वो अपने राइट को क्या कर रहा है? अब्यूज कर रहा है। इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड कि हाँ एप्लीकेशन जो सर ऑडिटर ने दिया है वो बराबर नहीं है, ऑडिटर अपने राइट्स को अब्यूज कर रहा है, तो रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है एंड कोई भी रीड आउट करने का जरूरत नहीं होगा। 140 में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है? स्पेशल नोटिस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एंड रिमूवल प्रोसेस इनिशिएटेड बाय बोर्ड इंपॉर्टेंट है। रिमूवल प्रोसेस इनिशिएटेड बाय बोर्ड इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूनल वाला पार्ट एक दो बार ऑलरेडी आ चुका है, आई डोंट सी लॉट ऑफ चांस, बट स्टिल पता होना चाहिए कि भाई ट्रिब्यूनल के पास भी पावर है रिमूवल करने का। ऐसा नहीं कि कभी नहीं आया, इट हैज बीन आस्क्ड वंस और ट्वाइस, बट सर ज्यादा प्रोसीजरल पर्सपेक्टिव से चीजें बोर्ड वाले प्रोसेस में या स्पेशल नोटिस में पूछने के चांसेस बनते हैं। बट सेक्शन 140 इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। आर यू कंफर्टेबल? 139 140 हो गया है। कल हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा 141 खत्म करने का, 142 छोटा सा पार्ट है वो खत्म करने का, एंड इफ टाइम परमिट्स 143 टच नहीं करेंगे, 144 145 खत्म करने का ट्राई करेंगे। 143 के लिए एक पूरा लेक्चर अलग से लगेगा। आर वी गुड? थैंक यू।